लेक्चर 61 चैप्टर 61। कनिका की सारी बातें सुनने के बाद ईशानी ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांस ली। उसके बाद उसने कनिका को ताना मारते हुए उसे कहा, तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है, लेकिन ये सब तुम्हारी रेपुटेशन साफ करने के लिए नहीं बल्कि मुझे फंसाने के लिए है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आखिर तुम किस मिट्टी से बनी हो कनिका? मैं तुम्हारे लिए कभी भी अपना फ्यूचर खराब नहीं करने वाली। तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्सेस पाना चाहती हो तो वह तुम्हारा काम है। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखना चाहता है तो उनका काम है। लेकिन अगर इन सब के लिए तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद ईशानी ने उन तीनों में से किसी की कोई भी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। वह उन तीनों में से किसी के साथ भी एक सेकंड और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे वैसे सीधा उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज काफी तेज थी। उन तीनों ने काफी लंबे समय तक खाली नजरों के साथ दरवाजे की तरफ देखा। कनिका का मुंह बन गया था। बिच। उद्धरण चिन्ह। उसने नफरत के साथ दरवाजे पर लात मारी, लेकिन उसने उस पर लात काफी तेजी से मारी थी जिस वजह से उसके खुद के पैर में ही दर्द उठ गया था। ट्विंकल और अंकित वहां एक तरफ खड़ी हुई थी। उनमें से किसी की भी कनिका के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। कनिका ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, गुड गुड ईशानी, अगर तुमने खुद ही मेरे साथ ऐसे बर्ताव करने की हिम्मत की है तो अब तुम्हारे साथ आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। मैं भी देखती हूँ कि कंपनी की पावर के सामने तुम कब तक खड़ी रह पाओगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका चाहकर भी ईशानी का फायदा नहीं उठा पा रही थी। अपने मकसद में वह कई बार नाकामयाब हो चुकी थी जिस वजह से अब उसे चिढ़ होने लगी थी। अगले सुबह वह होटल में से ट्विंकल और अंकित के साथ सीधा शूटिंग सेट पर चली गई। वह लोग ईशानी को वही होटल में छोड़ गए थे। ईशानी को जब इस बात का पता चला तो पहले वह काफी हैरान थी, लेकिन जल्दी ही वह काफी खुश हो गई। अगर मैं उन लोगों के साथ जाती तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे किसी बहाने के बारे में सोचना पड़ता, लेकिन अब मुझे वह सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। अभिमान मुस्कुराया और उसने उसकी तरफ देखकर अपने गर्दन हिलाई। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। करीब आधे घंटे बाद ईशानी नहाकर बाहर आई और अपने कपड़े बदलकर अभिमान के साथ नीचे आ गई। अभिमान अपनी गाड़ी लेने के लिए चला गया और ईशानी वही होटल के एंट्रेंस गेट पर खड़े हुए उसके आने का इंतजार करने लगी। अभिमान को गए हुए अभी कुछ देर ही हुई थी, तभी अंदर से नमन बाहर आया और ईशानी को वहां देखकर हैरान रह गया। आज ईशानी ने सिंपल सी रेड कलर की ड्रेस डाली हुई थी जिसमें उसकी बॉडी शॉप भी परफेक्ट नजर आ रही थी। ईशानी ने अपने लंबे काले बालों को ढीली से चोटी में समेटा हुआ था जिस वजह से वह और भी ज्यादा अच्छी नजर आ रही थी। ईशानी को एक बार देखने के बाद नमन की उस पर से नजरें उठी ही नहीं। उसकी खूबसूरती को देखकर वह चकराया हुआ था। आज से पहले उसने ईशानी के साथ काफी समय बिताया था, लेकिन उस दौरान उसे ईशानी कभी भी इतनी चार्मिंग नहीं लगती थी। लेकिन अब जब से वह दोनों अलग हुए थे तब से ईशानी उसे हर दिन काफी खूबसूरत नजर आती थी। अगर ईशानी और कनिका को कंपेयर किया जाए तो ईशानी कनिका से 1000 गुना ज्यादा अच्छी थी। नमन के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी आंखें पैशन के कारण रहने लगी थी। उसके अंदर ईशानी को दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल करने का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। अब कहीं जाकर ईशानी ने नमन को नोटिस किया था। जब उसे एहसास हुआ कि ना मैं उसे काफी देर से देख ही जा रहा है तो उसने अपनी नजरें घुमाकर उसे ऐसा दिखाया जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। नमन ने अपनी सारी भावनाओं को एकत्र किया और ईशानी को ग्रीट करने के लिए उसके पास जाते हुए बोला, क्या तुम सेट पर जा रही हो? मेरे पास गाड़ी है, हम दोनों साथ में जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने ठंडे लहजे में उसे जवाब देते हुए कहा। अपनी बात कहते हुए उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। नमन के माथे पर बल पड़ गए। जैसे ही वो ईशानी को कुछ कहने को हुआ तभी उनके सामने एक गाड़ी में आकर हॉर्न बजा दिया। नमन ने उसे तरफ देखा तो पाया कि रोड साइड पर एक ब्लैक कलर की मैज़राटी कार पार्क हो रखी है। ईशानी उस तरफ देखकर मुस्कुराई। बिना नमन से कुछ कहे हुए वह वहां पर चली गई और गाड़ी खोलकर उसके अंदर बैठ गई। ईशानी के अंदर बैठते ही गाड़ी वहां से आगे की तरफ बढ़ गई। वहां खड़े हुए नमन की आंखें छोटी हो गई और उसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वह आदमी पूरे ट्रिप पर ईशानी के साथ ही था। वही गाड़ी के अंदर रियर व्यू मिरर के अंदर नमन को देखते हुए ईशानी ने अपनी आंखें घुमाई।
बाहर की तरफ देखते हुए वह धीरे से बुदबुदाई, बैड लक। ईशानी की तरफ देखने के लिए अभिमान ने अपनी गर्दन घुमाई और बोला, जो लोग तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है तुम्हें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह बिना बात मेरी हर बात मिटाने की कोशिश करता है। मैं कुछ भी करती हूँ तो हर जगह जाकर उसे अपनी टांग अदानी होती है। उद्धरण चिन्ह। अपना मुंह बनाते हुए ईशानी ने अभिमान को नमन की शिकायत करते हुए कहा। अभिमान के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। नमन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इस बात को वह अभिमान के सामने जता देती थी। जब पहली बार नमन ने ईशानी से कहा था कि वह उसे दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, तो ईशानी ने अभिमान को इस बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया था। ईशानी के चेहरे के इरिटेटेड एक्सप्रेशन देखकर अभिमान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो तुम उससे सीधा जाकर कह दो कि तुम्हारी नज़रों के सामने ना आए। उद्धरण चिन्ह। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वह मेरी सारी बात मानता है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपना मुंह बिचकाते हुए कहा और फिर एक आह भरी। उसके बाद उसने अपना सिर झटक दिया और बोली, फॉरगेट इट, अब हम लोग उसके बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ऑन अ डेट। उद्धरण चिन्ह। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अभिमान ने धीमी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर ईशानी अवाक रह गई और उसकी तरफ आश्चर्य के साथ देखते हुए बोली, डेट। उद्धरण चिन्ह। अधिकतर समय में बिजी रहता हूँ और अपनी इकलौती प्यारी सी पत्नी के साथ समय बिताने का मौका मुझे कभी कभार ही मिलता है। तो अभी हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें उसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने साफ साफ उसे एक्सप्लेन किया। उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी बदल गई थी लेकिन उसकी बात बिल्कुल सीधी थी। यह मिस्टीरियस लौकी आदमी जिससे शादी करने के लिए देश की हर एक लड़की मरती है, उसने कहा कि वो उसको डेट करना चाहता है। ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अभियान की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो वह बिल्कुल खामोश हो गई थी, लेकिन फिर उसे शर्म मारते हुए हंसकर बोली, अभी तुम्हें क्या लगता है कि एक कपल डेट पर क्या करते होंगे। उद्धरण चिन्ह। वह लोग जो करना चाहे वह वो कर सकते हैं जब तक वह दोनों साथ हो। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर सोचने के बाद अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। सॉर्ट ऑफ। क्या तुम मेरा आइडिया फॉलो करोगे। आई मीन कि जो मैं चाहती हूँ तुम वह करोगे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त काफी बोल्ड आइडिया आया था। अभिमाने ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, वह सब कुछ तुम पर और तुम्हारे आइडिया पर डिपेंड करता है। उद्धरण चिन्ह। ओके, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान जैसे ही उसकी बात मान गया तो ईशानी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। करीब आधे घंटे के बाद ईशानी और अभियान अपने डेट स्पॉट पर पहुंच गए, जो कि उस शहर का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क था। ये जगह ईशानी ने काफी कुछ सोच समझकर डिसाइड की थी। वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि यहाँ पहुंचने के बाद अभिमान के चेहरे के भाव कैसे होंगे। ईशानी ने अंदाजा लगाया था कि अभिमान के जैसे प्राउड और पावरफुल मैन को जब पता चलेगा कि उनके डेट की जगह ऐसी है तो उसके चेहरे के भाव काफी फनी होंगे। ईशानी का अंदाजा बिल्कुल सही था। अपने सामने की जगह देखकर अभिमान के चेहरे पर हमेशा रहने वाले शांत भाव अब ऑकवर्ड हो गए थे। उसकी आईब्रोज भी आपस में सिमट गई थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद अभियान ने ईशानी की तरफ देखा और बोला, जान, ये क्या है। उद्धरण चिन्ह। डेट। मैं आज से पहले कभी भी अम्यूजमेंट पार्क में डेट पर नहीं आई हूँ, तो मैंने सोचा कि एक बार यह भी ट्राई कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मासूमियत के साथ मुस्कुराकर कहा। उसके दिमाग की खुराफाती उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ईशानी की तरफ देखते हुए अभिमान की आंखें छोटी हो गई। कहीं ना कहीं वह भी जानता था कि ईशानी ने ये सब जानबूझकर किया है। अभी तक उसकी आईब्रोज जो आपस में सिकुड़ी हुई थी वो रिलैक्स हो गई और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं भी यह करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब की बार हैरान होने की बारी ईशानी की थी। उसे लगा था कि ये देखकर अभिमान अंदर जाने से इनकार कर देगा, लेकिन वह तो उसके एक बार कहने पर ही उसके साथ चलने के लिए मान गया। वह इतनी आसानी से कैसे मान सकता है। ईशानी को यह सब बिल्कुल अकल्पनीय लग रहा था, इसलिए वह थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई। ईशानी हल्के से हंसते हुए बोली, एक्चुअली मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपने सामने अम्यूजमेंट फैसिलिटी पर एक नज़र दौड़ाई और उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गई।
उसने एक बार ईशानी की तरफ देखा और बोला, अगर इस बारे में बात की जाए तो अम्यूजमेंट पार्क मेरे लिए काफ़ी स्पेशल प्लेस रही है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान को अच्छे से याद था कि कुछ साल पहले ही वह ऐसे ही एक जगह पर एक छोटी लड़की से मिला था। उद्धरण चिन्ह। मतलब, क्या हम अंदर जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अभियान को अपनी बात मानते हुए देखकर ईशानी हैरान थी और वह भी अब अंदर जाने के लिए तैयार हो रही थी। अपने इतने नोबल हस्बैंड को अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाना भी काफ़ी एक्साइटिंग है। ऐसा करने का मौका तो मुझे कभी कभार ही मिल सकता है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाना तो बनता है। ईशानी ने मन ही मन सोचा। एक सेकंड रुको, मैं अतुल को बोलकर पहले इस जगह को थोड़ा साफ करा देता हूँ जिससे हम दोनों अंदर एंजॉय कर सकें। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपनी जेब में से अपना फ़ोन निकाला और वह अतुल को कॉल करने ही वाला था। ईशानी के पास तो खाने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। उसका अमीर पति उसे आश्चर्यचकित करने का कभी कोई मौका छोड़ता ही नहीं था। चैप्टर 62। अभिमान ने अपना फ़ोन निकाला और अतुल को कॉल करने लगा। अभी उसे कॉल मत करो, ईशानी ने हंसते हुए अभियान को अतुल को कॉल करने से रोक दिया। एम्यूजमेंट पार्क में मजा लोगों के साथ ही आता है। अगर यहाँ इतनी बड़ी जगह पर सिर्फ हम दोनों ही होंगे तो सब बहुत बोरिंग हो जाएगा। चलो चलते हैं, मुझे रोलर कोस्टर पर राइड करनी है। लेट्स गो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान कुछ रेस्पॉन्ड कर पाता उससे पहले ही ईशानी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भीड़ में ले गई। कुछ देर तक लाइन में खड़े रहकर टिकट खरीदने के बाद वो दोनों रोलर कोस्टर पर चले गए। ईशानी काफ़ी उत्सुक नजर आ रही थी। वही अभिमान काफ़ी अलग नजर आ रहा था। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उससे यह भीड़भाड़ वाली और शोर शराबे वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जिस वजह से पूरे रास्ते उसके माथे पर शिकन की लकीरें नजर आ रही थी। ईशानी को लग रहा था कि अभियान काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसने उससे कहा, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम अपना दिल खोलकर चिल्ला सकते हो। ऐसा करने से डर थोड़ा कम लगता है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर अभिमान उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा लिया, लेकिन राइड के अंत में चिल्लाने वाली ईशानी खुद ही थी। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी हल्का पीला पड़ गया था। राइड पर से उतरने के बाद उन दोनों ने वही रखी हुई चेयर पर बैठकर कुछ देर आराम किया। अपने दोनों हाथों की घड़ी बनाते हुए अभियान में ईशानी की तरफ मजाकिया नज़रों के साथ देखा। उसने उससे कहा, ईशानी, यू आर सो एक्साइटेड, क्या तुम एक बार फिर राइड ट्राई करना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और सोचने लगे कि उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। अभिमान मुस्कुरा दिया लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। ईशानी अपनी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए उसने आगे कहा, क्यों ना हम इस बार टर्बो ड्रॉप पर चले? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी मर्जी है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपने कंधे उस्काते हुए कहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन्होंने रोलर कोस्टर ट्राई किया हो, टर्बो ड्रॉप या फिर कोई और एक्साइटिंग अमेजमेंट राइड। हर एक राइड के दौरान अभिमान बिल्कुल शांत था, लेकिन ईशानी अब खुद को काफ़ी थका हुआ और कमजोरी महसूस कर रही थी, साथ ही उसका चेहरा भी हल्का पीला पड़ गया था। ईशानी खुद को काफ़ी बेबस महसूस कर रहे थे। उसने सोचा था कि वह अमेजमेंट पार्क में लाकर अभिमान को थका देगी, लेकिन अंत में वह खुद ही थक चुकी थी। ईशानी अभी बैठकर यह सब सो रही थी तब तक अभियान जाकर उसके लिए एक मिनरल वाटर बोतल ले आया। उसने आकर वह बोतल ईशानी को दी और उसके बगल में बैठते हुए उससे कहा, थोड़ा पानी पी लो, शायद तुम अच्छा महसूस करोगी। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अभिमान के हाथ से बोतल ली और पानी पीने लगे। कुछ देर बाद ईशानी फाइनली बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद उसने अभिमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, अगर आशीष को पता चल गया कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आए हो तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। जब उसे पता चला था कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ वह तब भी काफ़ी हैरान था। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने सौम्यता के साथ मुस्कुरा कर कहा। उसकी आंखों के भाव भी काफ़ी सॉफ्ट थे। न जाने क्यों, लेकिन उसकी बात सुनकर ईशानी को थोड़ा सॉरी फील होने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अभियान का बैकग्राउंड और उसकी आइडेंटिटी काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और वह काफ़ी अमीर और नोबल भी था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वह ईशानी के साथ यहाँ अमेजमेंट पार्क में ये सभी राइड्स लेने के लिए मान गया। ईशानी ने अपराध बोध दृष्टि के साथ अभिमान की तरफ देखा। उसने कुछ सोचते हुए धीमी आवाज में उससे कहा, जब मेरी मामा की डेथ हुई थी तब मैं काफ़ी छोटी थी। अपनी डेथ से पहले उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मेरे बर्थडे पर वह मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद वह मंजूर नहीं था। मेरे बर्थडे से कुछ टाइम पहले ही उनकी दर्द हो गई।
तब से लेकर मैं आज तक एम्यूज़मेंट पार्क कभी गई ही नहीं थी। एम्यूज़मेंट पार्क मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है। जब तक मेरे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं तब तक यहाँ नहीं आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सीधा अभियान के दिल पर जाकर लगी थी और उसे अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। ईशानी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने आगे कहा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अपनी आगे की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। इसका साफ सीधा मतलब यह है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। उद्धरण चिन्ह। अगर अभी हम किसी सही जगह पर होते तो मैं तुरंत तुम्हें किस कर लेता। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी गहरी काली आंखों में ईशानी के लिए स्नेह साफ साफ दिखाई दे रहा था। अभिमान की बात सुनकर ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट के साथ गुलाबी रंगत भी आने लगी। बेहतर होगा अगर वह सब हम घर जाकर ही करें। चलो चलते हैं। क्या तुम्हें थोड़ी देर और यहाँ रुककर एंजॉय नहीं करना है? अभिमान ने ईशानी की तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उससे पूछा। नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी खड़ी हुई और अपनी स्कर्ट पीछे से साफ करने लगी। मुझे यहाँ और नहीं रुकना है। हम लोगों को यहाँ आए हुए काफी समय हो चुका है। भले ही कोई भी तुमसे रिलेटेड कोई भी न्यूज पब्लिश करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। इसके अलावा मेरा मन भर चुका है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा मन इतनी जल्दी कैसे भरा जाता है? उद्धरण चिन्ह। अभियान भी खड़ा हो गया और उसने प्यार से ईशान की तरफ देखते हुए उससे पूछा। ईशानी ने संतुष्टि के साथ उसे जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास तुम हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मेरे जितना लकी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। ईशानी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा और आगे देखते हुए चलने लगी। ईशानी की बातें सुनकर अभियान बहन में लगा था, इसलिए वह वहीं रुक गया और उसने ईशानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल ईशानी को हैरान करते हुए अभियान ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। उसने कहा, तुम्हारे लिप्स बहुत स्वीट है, जिस वजह से मैं तुम्हें किस करने से खुद को रोक नहीं पाता। उद्धरण चिन्ह। उनके आसपास चल रहे काफी सारे लोग उन्हें जेलसी के साथ देख रहे थे। कुछ लोग तो ये देखकर आश्चर्यचकित थे क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। इसके बाद ईशानी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसने तुरंत अभिमान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से बाहर आ गई। दोपहर के समय उन दोनों ने वहीं बने हुए एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपना लंच किया। लंच करने के बाद अभिमान और ईशानी दोनों मूवी देखने के लिए चले गए और उसके बाद भी वह आसपास की कई मशहूर जगहों पर घूम रहे थे। रात को डिनर बाहर ही करने के बाद वह दोनों जब वापस होटल आए तो टाइम 7:30 से 8 के बीच का हो रहा था। उन दोनों को अपने कमरे पर आए हुए अभी ज़्यादा समय हुआ भी नहीं था कि तभी कनिका, अंकिता और ट्विंकल के साथ गुस्से में वहां पहुंच गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे के बाहर कनिका ने गुस्से में ईशानी की तरफ उंगली करते हुए उसे डांटते हुए कहा, ईशानी, तुम्हारी हिम्मत दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तुम आज पूरा दिन सेट पर नहीं आई। क्या तुमने कंपनी को कोई मजाक समझ कर रखा है? उद्धरण चिन्ह। आज सुबह जब उन सभी ने ईशानी को होटल पर छोड़ दिया था, उसके पीछे कनिका का मकसद ईशानी को एक सबक सिखाना था। यहाँ तक कि आज उसने सेट पर भी ईशानी के लिए एक ट्रैप प्लान करके रखा था। उसने ट्विंकल और अंकिता के साथ मिलकर ईशानी को परेशान करने की काफ़ी सारी योजनाएं बना रखी थी, लेकिन उसकी सोच के विरुद्ध उसने पूरा दिन ईशानी के सेट पर आने का इंतजार किया, लेकिन ईशानी तो वहां आई ही नहीं। कनिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि ईशानी वापस आ चुकी है तो वो तुरंत उसके पास आ गई। ईशानी का पहले से ही उम्मीद थी कि कनिका यहाँ जरूर आएगी। वह वैसे ही सुस्ती के साथ अपने दरवाजे पर खड़ी रही और मुस्कुराकर बोली, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं इस ट्रिप पर तुम्हारे साथ आई हूँ, इससे साफ साफ पता चलता है कि मैं कंपनी को कितना सीरियस लेती हूँ। क्लेरिफिकेशन के लिए मैं तुम्हारे साथ तस्वीर पहले ही ले ली है, और तुम्हारी इमेज साफ करने के लिए मुझे पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना पड़ेगी, जरूरी नहीं है, राइट? इसके अलावा कंपनी वालों ने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ उसके ऊपर जाऊं। उन्होंने मुझसे एक बार भी यह नहीं कहा था कि मुझे पूरा दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे सेट पर रहना पड़ेगा। तो यहाँ आकर मुझसे सवाल जवाब करने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गुड फॉर यू, ईशानी। क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रही हो? अब तुम इंतजार करो और देखो। एक बार अपने शहर वापस पहुंचाने के बाद मैं तुम्हें पब्लिकली सारा मैटर क्लेरिफाई करने के लिए मजबूर कर दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ये कर ही रहूंगी।
उद्धरण चिन्ह। कनिका ने कहा। वो गुस्से के कारण पागल हो चुकी थी। ईशानी से ये सब कहने के बाद वह मुड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे जाते हुए देखकर ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। डिग्री 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 डिग्री। अगले दिन सुबह ईशानी भी कनिका के साथ सेट पर चली गई। उसे वहां देखकर कनिका के साथ साथ ट्विंकल और नताशा भी काफी गुस्से में थी और वह तीनों उसे इग्नोर कर रही थी। पूरा दिन कनिका ने ईशान के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं की, इसलिए ईशानी के लिए वहां समय व्यतीत करना थोड़ा आसान हो गया था। अपने हाथ में कैमरा लिए हुए ईशानी सेट पर ऐसे ही चहलकदमी कर रही थी। यहाँ पर 2 दिन बिताने के बाद शूटिंग क्रू ईशानी से काफी मिलजुल गया था। सब लोगों पर ईशानी का इंप्रेशन काफी अच्छा था। कहीं ना कहीं ईशानी अब थोड़ा फेमस भी हो चुकी थी। सबसे पहली बात तो ये कि ईशानी से बात करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वो कभी भी किसी को खुद से छोटा महसूस होने नहीं देती थी। इसके अलावा वो उन सभी लोगों के साथ बैठकर बातचीत और मजाक करती रहती थी और साथ ही उन्हें ड्रिंक और फूड की ट्रीट भी दे देती थी। कुछ स्टाफ मेंबर तो उसे परेशान भी करने लगे थे। ईशानी, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मशहूर होने में मेरी मदद करोगी। याद रखना कि हमारे थोड़ा सा फेमस होने पर तुम हमारा आर्टिकल फ्रंट पेज पर पब्लिश करोगी। उद्धरण चिन्ह। जब भी कोई उसे यह बात कहता था तो ईशानी उससे वादा करते हुए, उन सब चीज़ों की फिक्र मत करो, वो सब मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी का जवाब सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते थे और जोर से हंसने लगते थे। यहाँ तक कि डायरेक्टर पर भी ईशानी का इंप्रेशन काफ़ी अच्छा था और मन ही मन सोचता था कि ईशानी को कोई स्टार होना चाहिए था। कनिका जब भी उन सभी को ईशानी के साथ बातें करते हुए देखती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था। पिछले 2 दिनों में सेट पर लोग सीक्रेटली उस पर सार्कास्टिक कमेंट पास करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईशानी से सब अच्छे से बातचीत करते थे। कनिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके चेहरे के भाव काफ़ी गहरी हो गए थे। कभी कभी तो वो ज़रा सी बात पर स्टाफ मेंबर के ऊपर भी भड़क जाती थी। कोई भी स्टाफ मेंबर अपनी नौकरी खोने के डर से उसके सामने कुछ कह भी नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन उनमें से किसी को भी कनिका कुछ खास पसंद नहीं थी। उन लोगों को कनिका से यह शिकायत रहती थी कि वह बिल्कुल किसी फेमस सुपरस्टार की तरह एक्ट करती है, जबकि अभी तो वह ज़्यादा फेमस हुई भी नहीं है। वह सभी मन ही मन दुआ कर रहे थे कि शूटिंग जल्दी से खत्म हो जाए जिससे उनकी कनिका से जान छूटे। इन सब में ईशानी भी कुछ नहीं कर सकती थी। कनिका के बिहेवियर को देखकर वह सिर्फ अपना सिर झटक देती थी। कनिका न सिर्फ बदतमीज और द्वेषपूर्ण थी, बल्कि उसमें दिमाग की भी थोड़ी कमी थी। वह जब भी कोई गलती करती थी तो वह कभी भी उसे नहीं मानती थी, बल्कि उसका सारा इल्जाम किसी दूसरे के ऊपर डाल देती थी। उसे कभी भी खुद पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। ये जानते हुए भी कि इसमें सारी गलती उसी की है, वह फिर भी अपनी गलती नहीं मानती थी। कनिका इतनी ज़्यादा लालची और स्वार्थी थी कि उसके प्रति लोगों के मन में नफरत खुद ब खुद जन्म ले ही लेती थी। इसी वजह से उसको देखकर ईशानी को उसे पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। 63 चैप्टर 63। दोपहर के समय कनिका ने अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी। उन लोगों ने अपनी शूटिंग टाइम से 1-1.5 दिन पहले ही खत्म कर दी थी। सभी स्टाफ मेंबर ने मिलकर लास्ट में पार्टी की, लेकिन वहां से जाने से पहले एक स्टाफ मेंबर ने सीक्रेटली ईशानी को एक खबर दे दी थी। जया चौधरी, एक उभरती हुई स्टार जो हाल ही में इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस हो रही थी। खबर के हिसाब से वह किसी शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बना रही थी और इस वक्त वह इस शहर में थी जहां ईशानी इस वक्त है। स्टाफ मेंबर ने ईशानी को ये भी बताया कि उसे जया कहां पर मिल सकती है। ये खबर सुनने के बाद ईशानी काफ़ी ऊर्जायुक्त थी। उन सभी को गुड बाय बोलने के बाद वह वहां अकेली रह गई और वहां से सीधा अपनी स्टोरी कवर करने के लिए चली गई। रात के करीब 10 बजे ईशानी शहर के काफ़ी पॉश इलाके की अंडरग्राउंड पार्किंग में छिपी हुई थी। वह वहां चुपचाप बैठकर इस कैंडल के में कैरेक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। अगर जया की बात करी जाए तो अपने अतीत में भी ईशानी की उसके साथ एक हिस्ट्री रही थी। जया और माया काफ़ी सालों से बेस्ट फ्रेंड थे। काफ़ी साल पहले जब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ईशानी आसान इंटर्न रिपोर्टर काम करती थी, तब सिर्फ और सिर्फ माया के लिए जया ने उसे काफ़ी निर्दयी तरीके से नीचा दिखाया था। उसे समय ईशानी ने इंडस्ट्री में पहली बार कदम रखा था, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। इसलिए उस समय पर जब जया ने उससे परेशान किया, जो उसे कंपैरिजन थोड़ी फेमस हो चुकी थी, ईशानी सिर्फ उसकी सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करके अकेले में बैठकर रो सकती थी। पिछले 2 सालों में अभी तक ईशानी का जया से आमना सामना नहीं हुआ था, न ही उसे कभी जया से रिलेटेड कोई भी खबर सुनने को मिली थी।
इसलिए अब जया के बारे में इतनी बड़ी खबर सुनकर ईशानी काफी आश्चर्यचकित थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। ईशानी का इंतजार करते हुए आधा घंटा बीत चुका था। अब ईशानी को लगने लगा था जैसे वह खबर बिल्कुल फेक हो। उसने वहां से जाने के बारे में सोचा ही था, तभी उसे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में जिया आते हुए नजर आई। जिया अब वहां पर अपने से काफी बड़ी उम्र के एक आदमी के साथ आ रही थी। वह आदमी थोड़ा बूढ़ा था और उसकी तोंद निकली हुई थी, लेकिन उसके पहनावे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह काफी अमीर है। जिया ने उस आदमी को बाय बोला। जिया जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे किस करने लगा। जिया को किस करते हुए वह आदमी उसके शरीर पर अपने हाथ इधर उधर चलाए जा रहा था। ये ईशानी के लिए काफी हैरानी भरा था। ईशानी ने अपने कमरे की फोकल लेंथ एडजस्ट की और उनकी कुछ तस्वीरें ले ली। ईशानी को यह खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। दुनिया वालों के लिए जिया काफी उलझी हुई और सिंगल लड़की थी, लेकिन उन सभी की सोच के विपरीत उसका किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। ईशानी ने अपने दिमाग में चल रहे सारे ख्यालों को परे झटक दिया। उसे इस तरीके की, यानी कि किसी का घर तोड़ने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने उन दोनों की कुछ तस्वीरें और ली और वहां से सीधा निकल गई। ईशानी पार्किंग रोड से बाहर आई ही थी, तभी उसने देखा कि रोड के किनारे पर एक कार खड़ी हुई है। उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स उसी के आने का इंतजार कर रहा था। ईशानी तुरंत वहां गई और गाड़ी खोलकर अंदर बैठ गई। उसके बाद उसने अपने बगल में बैठे हुए आदमी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उससे कहा, तुम्हें इतनी देर तक अपना इंतजार कराने के लिए आई एम सो सॉरी। उद्धरण चिन्ह, मैं बस अभी अभी ही आया था। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना एक हाथ टैप करते हुए कहा। उसके चेहरे पर बेसब्री का कोई भी भाव दिखाई नहीं दे रहा था। ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अभिमान को अपना कैमरा दिखाते हुए मुस्कुराकर बोली, मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज मिली है। कनिका के बाद अगर मेरी जिंदगी में कोई सबसे ज्यादा इरिटेटिंग इंसान है तो वह जिया है। कि मुझे इंडस्ट्री में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तब जिया ने एक साजिश के चलते मुझे डिनर पार्टी में एक बूढ़े आदमी के साथ सोने के लिए भेज दिया था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनते ही अभिमान के शांत चेहरे के भाव बदलकर गुस्से में तब्दील हो गए। उसका चेहरा काफी गहरा हो गया। उसने ईशानी से आगे पूछते हुए कहा, उसके बाद क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। उसके बाद मैंने कोई रास्ता निकाला और वहां से भाग आई, लेकिन वह काफी मुश्किल था। ईशानी ने अपने कंधे उस्काते हुए कहा। अपनी बात जारी रखते हुए उसने आगे कहा, इन शॉर्ट, जिया बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। मैं कभी नहीं भूल सकती कि उसने मुझे पब्लिकली कितना ह्यूमिलिएट किया था। उद्धरण चिन्ह। मैं तुमसे वादा करता हूं कि भविष्य में कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी कमर थपथपाते हुए प्यार से कहा। ईशानी को अच्छे से समझ पा रहा था। उसे समझ आ रहा था कि जब भी कोई जवान लड़की इंडस्ट्री में आती है तो वह कितना कंफ्यूज होती है, और खासकर तब जब उसको नीचे गिराने के लिए इतने बड़े बड़े लोग हो। इंडस्ट्री के काले राज और हिडन रूल्स के बारे में उस वक्त ईशानी को ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। ईशानी के लिए वह समय कितना मुश्किल रहा होगा यह अभिमान अच्छे से समझ रहा था। लेकिन खुशकिस्मती से ईशानी शुरुआत से ही काफी स्ट्रांग थी। लेकिन अब जब अभिमान को इन सब चीजों के बारे में पता चल चुका था, तुमको बिल्कुल भी ऐसे प्रेटेंड नहीं कर सकता कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थैंक यू अभी, लेकिन मैं ये सब खुद हैंडल कर लूंगी। आज ना कल मैं जिया से उन सब चीजों का बदला लेकर ही रहूंगी। और रही बात इन तस्वीरों की, तो अभी इन्हें रिवील करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी को अपनी बाहों में से आजाद करते हुए उससे पूछा। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। अभी मैंने कुछ खास प्लान नहीं किया है। मुझे डर है कि अभी यहाँ से वापस आने के बाद कनिका मेरे लिए कुछ मुश्किलें खड़ी करने वाली है, और इस वक्त उसे फेमस होने में काफी स्टॉट उसकी मदद कर रहे हैं, जिसमें माया के साथ साथ जिया भी शामिल है। अगर कनिका ने अपनी हरकतों पर लगाम रखा तो मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो आई ऑल्सो डोंट नो कि मैं क्या करने वाली हो। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उसे भी आसानी से जाने नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। कभी कभी तो मैं ये दुआ करता हूँ कि काश तुम इतनी स्ट्रांग ना होती। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने एक कहा भरते हुए कहा और प्यार से ईशानी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अभिमान इंडस्ट्री में काफी फेमस था, जिस वजह से वह अच्छे से जानता था कि इस इंडस्ट्री में किसी आदमी का बिना क्रूरता के सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। पिछले 2 सालों से ईशानी का इंडस्ट्री में शोषण हो रहा था, जिस वजह से आज इस मुकाम पर वह है। उसके लिए वह मुकाम हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा।
ईशानी ने अभिमान के हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुरा कर बोली, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही कर रही हूँ, मुझे मेहनत करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और अगर मैं स्ट्रांग ना होती तो मुझे डर है कि मैं अभी तक न जाने कितनी ही बार मुश्किलों में पड़ चुकी होती। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब तुम्हारे पास बैकर है, अब तुम्हें पहले की जितना स्ट्रांग बने रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान हमेशा मौजूद रहेगा। जिस टाइम तुम खुद को थोड़ा भी कमजोर महसूस करोगी तो उस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास तुम हो, इस वजह से अब मैं बिल्कुल बेखौफ हो चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगर पहले की बात होती तो अभी तक ईशानी के साथ जो कुछ भी हुआ है वह उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करके चुपचाप बैठ जाती। वह हमेशा लोगों से उलझना अवॉइड करती थी, लेकिन नमन से मिले धोखे के बाद उसे काफ़ी कुछ रियलाइज हुआ था। उसने महसूस किया था कि अगर कोई इंसान ज़्यादा देर तक खामोशी के साथ का सब कुछ बर्दाश्त करता रहे तो लोग उसे कमज़ोर समझ के उसके साथ और भी ज़्यादा गलत कहने लगते हैं। उन लोगों को लगता है कि वह उसके साथ चाहे कुछ भी कर ले वह कभी उन्हें जवाब नहीं देगा। ईशानी समझ गई थी कि अगर वह सही समय पर अपने लिए लड़ती तो कोई उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन अब ईशानी पहले की जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। जैसे कि अब शूटिंग पूरी हो चुकी थी तो ईशानी के साथ बाकी सब लोग भी अब वह ज़्यादा टाइम के लिए रुकना नहीं चाहते थे। उन सभी ने ही अगले दिन वहां से वापस जाने की प्लानिंग कर ली थी। लेकिन अगली सुबह जब ईशानी ने कनिका के दरवाजे पर नॉक किया तो पाया कि अंदर कोई भी नहीं है। कनिका अपने एजेंट और असिस्टेंट के साथ पहले ही होटल से चेकआउट कर चुकी थी। वह लोग वहां से एयरपोर्ट प्लेन कैच करने के लिए जा चुके थे। स्पष्ट रूप से कनिका अपना सारा सब्र खो चुकी थी क्योंकि इस पूरे ट्रिप के दौरान वो एक बार भी ईशानी का फायदा नहीं उठा पाई थी। और बाकी सबके यहाँ ना होने के कारण ईशानी के लिए अभिमान के साथ रहना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। दोपहर तक वह अभिमान के साथ वापस अपने शहर आ गई थी। ईशानी एयरपोर्ट से सीधा अपनी कंपनी में चली गई। नंदिनी ने जब ईशानी को आते हुए देखा तो वह खुशी के साथ उसकी तरफ दौड़ी और उसने उसको हग कर लिया। ईशानी, दूरियों से प्यार बढ़ता है। आई मिस यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराहट के साथ नंदिनी को खुद से दूर किया और उससे बोली, मेरा पागल मत बनाओ। तुम्हें सिर्फ एक गिफ्ट चाहिए। और आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए ईशानी को खुद से दूर कर दिया। उसके बाद वह दोनों वहां से ईशानी के डेस्क की तरफ गए और नंदिनी ने उससे पूछा, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें रोज इतनी मनहूस शक्लें देखनी पड़े, वह भी पूरा दिन, तो तुम्हारा ट्रिप कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी आंखें घुमाते हुए रूखे लहजे में कहा, दिन भी उन शक्लों की तरह मनहूस ही जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी खबर यह है कि तुम अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने सोनिया के ऑफिस की तरफ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा और बोली, आज सुबह कनिका ने आते ही सोनिया को तुम्हारी शिकायत करते हुए कहा है कि तुमने कंपनी के ऑर्डर फॉलो नहीं किया। उसने कहा कि तुमने उसके साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया और कंपनी की रेपुटेशन का भी ख्याल नहीं किया। तुम जानती हो कि इस वक्त कनिका के पास पावर ज़्यादा है। कनिका के आने के कुछ देर बाद ही सोनिया को एक मीटिंग में बुलाया गया और अभी शायद वह सभी तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या वाकई? उद्धरण चिन्ह। ईशानी को ये सब सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। उसने पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि कनिका ऐसा ही कुछ करने वाली है। उसने अपने चेहरे को भावहीन रखा और बोली, ठीक है, मैं जाकर सोनिया से मिल लेती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि अब वह लोग मुझसे क्या चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी से कुछ देर बात करने के बाद ईशानी खड़ी हुई और वहां से सोनिया के ऑफिस में चली गई। तुम वापस आ गई ईशानी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को देखकर सोनिया जो कम कर रही थी उसने वह वही रोक दिया और उसके सख्त चेहरे के भाव थोड़े सॉफ्ट हो गए। यस मैम, ईशानी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा। सोनिया उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही ईशानी ने उससे कहा, मैम, मैंने सुना है कि कनिका ने आकर आपको मेरी शिकायत की है। तुम्हें सोच रही हूँ कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स अब मेरे साथ डील कैसे करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी का सपाट लहजा सुनकर एक पल के लिए तो सोनिया हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी उसे जाकर सीधा यही सवाल कर लेगी। कुछ देर बाद उसने खुद को शांत किया और बोली, मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव को कन्विंस कर लिया है कि इस बार वह तुम्हारे साथ कुछ भी ना करें। तुम जानती हो कि मुझे कभी भी एक तरफ कहानी पर विश्वास नहीं होता है। और अगर ऐसा होता भी तो मैं कनिका की बजाय तुम पर विश्वास करती।
क्योंकि कनिका कुछ जानते हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें मैं पिछले 2-2.5 साल से जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू मैम। उद्धरण चिन्ह। सोनिया की बातें सुनकर ईशानी उसकी प्रतिज्ञा थी और साथ ही उसे काफ़ी अच्छा भी लगा था। अब तुम मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अपनी टेबल के सामने रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए सोनिया ने ईशानी से कहा। सोनिया का इशारा समझकर ईशानी उस कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने कनिका से रिलेटेड सारी बातें सोनिया को बताना शुरू कर दी। सब कुछ बताने के बाद उसने उससे पूछा, क्या कंपनी चाहती है कि मैं अपनी स्टेटमेंट रिलीज करके सब कुछ क्लियर कर दूं? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 64। ईशानी ने ट्रिप के दौरान अपने और कनिका के बीच हुए सारे हादसे सोनिया को बता दिए। उसके बाद उसने सोनिया से पूछा कि क्या कंपनी चाहती है कि वह सब कुछ क्लियर कर दे। अपने सामने बैठी हुई ईशानी की तरफ देखते हुए सोनिया ने एक आह भरी और बोली, हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस पूरे मैटर में शुरुआत से लेकर अंत तक कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। कंपनी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगी, इस वजह से मैं उन्हें सब कुछ क्लियर करने के लिए तुम्हें प्रेशराइज नहीं करने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के लिए सोनिया बिल्कुल एक परफेक्ट बस थी, नफरत और प्यार के बीच में भेदभाव कर सकती थी। अपने काम को लेकर वह काफ़ी सीरियस और स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उसे सही और गलत में अंतर करना काफ़ी अच्छे से आता था। सोनिया से मिल रही सारी मदद और अप्रिशिएशन के लिए ईशानी ग्रेटफुल थी, लेकिन वह अपने लिए सोनिया को अकेले कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ लड़ते हुए नहीं देख सकती थी। इस वक्त जिस पोजीशन पर सोनिया थी, उसे पोजीशन को पाना इतना आसान भी नहीं था, खासकर सोनिया के लिए। सोनिया किसी अमीर बाप की औलाद नहीं थी। अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए उसने दिन रात कड़ी मेहनत की थी। ईशानी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अब कनिका सोनिया को टारगेट करे। कुछ देर सोचने के बाद ईशानी ने अचानक ही सोनिया से कहा, मैम, आप बस कंपनी के इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, मैं अपने हिसाब से सब कुछ पब्लिकली क्लियर कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर सोनिया को सदमा लगा था। उसने उससे कहा, आर यू श्योर? ईशानी, तुम जानती हो ना कि सब कुछ क्लेरिफाई करने के बाद तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदगी के साथ जीना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मैं सब कुछ अच्छे से जानती और समझती हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन फिर तुम, उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है मैम, मैं इस प्रॉब्लम से अपने तरीके से डील कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बारे में इतना सोचने के लिए और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन ये लड़ाई मेरे और कनिका के बीच की है। मैं नहीं चाहती कि इन सब के बीच में आप पड़े और कनिका आपके साथ कुछ गलत करें। मैं कनिका के साथ बड़ी हुई हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वह किसी भी हद तक गिर सकती है। मैं इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकती कि भविष्य में वह अपना गुस्सा आप पर नहीं उतारेगी। इसीलिए आप सिर्फ कंपनी के ऑर्डर फॉलो कीजिए। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद ईशानी खड़ी हुई और सोनिया को ग्रीट करके ऑफिस से बाहर निकल गई। डिग्री 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 डिग्री। नंदिनी को जब पता चला कि ईशानी अपनी मर्जी से पब्लिकली सब कुछ क्लियर करना चाहती है तो वह काफ़ी हैरान थी। ईशानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये सब करने के लिए तैयार कैसे हो सकती हो? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ कर देखूं कि उसके अंदर भरा क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह। इतनी चिंतित मत हो, ये खेल तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा फ़ायदा उठाना इतना आसान है? और सब कुछ जान समझने के बाद मैं कनिका को ये करने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने गुस्से में पागल हो रही है नंदिनी की तरफ देखते हुए शांति से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए तुमने कुछ प्लानिंग कर रखी है? अब कहीं जाकर नंदिनी थोड़ा शांत हुई थी, लेकिन वह अभी भी पहले की ही तरह है, थोड़ा कंफ्यूज थी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। बस एक छोटा सा फेवर है, हेल्प मी। ईशानी ने काफ़ी धीमी आवाज़ में नंदिनी को फुसफुसाकर अपनी प्लानिंग बताई। अपनी पूरी प्लानिंग बताने के बाद ईशानी ने नंदिनी के कंधे को थपथपाते हुए उससे कहा, तुम ये कर सकती हो ना? उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स मैं ये करूँगी, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने उलझन भरी नज़रों के साथ ईशानी की तरफ देखा। नंदिनी का सवाल सुनकर ईशानी ने अपने कंधे उचका दिए और बोली, अगर कनिका को मेरे लिए मुश्किल है खड़ी करने में, कंपनी उसकी मदद कर रही है तो मुझे भी उनके लिए सब कुछ अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव को इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना ठीक नहीं है। वह सभी अच्छे से जानते हैं कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वह सिर्फ कनिका के लिए मुझे नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह।
लेकिन अगर इन सब के बाद तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया तो? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी को ईशानी की काफी चिंता हो रही थी, लेकिन नंदिनी के सवाल का ईशानी ने हंसी उड़ाते हुए जवाब दिया, वह लोग मुझे फायर करेंगे, तुम इन सब की फिक्र मत करो। अभी जो कुछ भी होगा उसके बाद मुझे फायर करने से पहले वह सभी 100 बार सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओके, होप शो की सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो। नंदिनी को अभी भी ईशानी की काफी चिंता सता रही थी, लेकिन ईशानी को इतना कॉन्फिडेंट और लीडर देखकर उसने कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंता को दरकिनार करना ठीक समझा। मार्केट में सभी लोग ये कहते थे कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप बिना गलतियां किया और समय का व्यय किए ही अच्छी तरह से कम करने में समर्थ है। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप बिल्कुल कार्यकुशल था। 2 घंटे से कम समय में भी उन्होंने सारी तैयारियां अच्छे से कर ली थी। अब वह लोग सिर्फ ईशानी के स्टेज पर आकर सब कुछ क्लेरिफाई करने के इंतजार में थे। स्टेज पर जाने से पहले ईशानी ने अभियान को कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में सब कुछ अच्छे से बता दिया था। ईशानी को कॉल कट होने के बाद आशीष ने अभिमान की तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल गहरा हो रखा था। आशीष ने उससे कहा, उस कंपनी में ईशानी के साथ बिल्कुल भी ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है। अपने काम में इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसे इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। क्या तुम इसी तरह यहाँ बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे? क्या तुम्हें उसके लिए थोड़ा भी बुरा नहीं लगता है? उद्धरण चिन्ह। आशीष के सवाल सुनने के बाद अभिमान ने उसकी तरफ देखा और एक अलग ही लहजे में बोला, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि जब तक अनिवार्य नहीं होगा तब तक मैं ईशानी के किसी भी काम के बीच में नहीं आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अभिमान का जवाब सुनकर आशीष ने अपनी आंखें घुमाई। उसने उसे कहा, क्या तुम्हारे कुछ भी न करने के लिए ये कारण काफी है? वह तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कोई और भी उसकी मदद नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी नहीं चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं। अभिमान ने अभी भी पहले की ही तरह कहा। अपनी बात जारी रखते हुए उसने आगे कहा, इन सब के अलावा उसे अभी कुछ समय पहले ही इतनी बड़ी चोट पहुंची थी, वह पूरी तरह कांटों से ढकी हुई है। वह बिना किसी की मदद के दूसरों की नज़रों में खुद को साबित करना चाहती है। जो लोग उसे कम समझते थे वह उन्हें दिखाना चाहती है कि वह किसी से कम नहीं है। उन सभी को लगता था कि ईशानी सिर्फ उन्हीं की मदद से या उन्हीं की वजह से जी रही है। उन सभी को साबित करना चाहती है कि उनके बिना भी वह पूरी है। मैं इन सब में सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, मैं उसका सम्मान कर सकता हूँ और उसके साथ अच्छा बर्ताव करके धीरे धीरे उसके टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूँ, तब तक जब तक वो मुझे पूरी तरह स्वीकार ना कर ले। उसके जख्म भर ही किसी को दिखाते ना हो, लेकिन वो छुपते बहुत है। जब तक ईशानी मुझे अपना नहीं लेती तब तक मैं जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं कर सकता, वरना अगर वह मुझसे दूर चली गई तो मैं उसके जैसी दूसरी लड़की कहाँ से ढूंढूंगा। उद्धरण चिन्ह। तो ये बात है। उद्धरण चिन्ह। आशीष को अब जाकर कुछ कुछ समझ आ रहा था। पूरा माजरा समझने के बाद उसने आश्चर्य के साथ अभिमान की तरफ देखा और बोला, मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि तुम भी दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने वाले हो। अभिमान, आज तुमने वाकई मुझे इम्प्रेस कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। तुम ईशानी को कम आंकने की गलती मत करो। उसने अपनी उम्र से ज्यादा जख्मों को झेला है और अब उन सब की हदें पार हो चुकी है। अब जो कोई भी उसे परेशान करने की कोशिश करेगा, ईशानी उन्हें आसानी से जाने नहीं देगी। और अगर इन सब के दौरान वो कहीं पर भी कमजोर पड़ती है तो उसके साथ में मैं खड़ा हूँ। मैं सिर्फ तब तक सामने नहीं आ रहा हूँ जब तक ईशानी के अंदर उन सब से लड़ने की ताकत है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद अचानक ही अभिमान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। अभियान को उसे तरफ देखा देखा आशीष ने भी उसके कंप्यूटर स्क्रीन में देखा तो उसमें ईशानी की वीडियो चल रही थी जिसमें वह पब्लिकली सब कुछ क्लेरिफाई कर रही थी। उस वीडियो में ईशानी फ्रंट कैमरा के सामने बैठी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल निडर और शांत दिखाई दे रहा था। ईशानी के वहां बैठने के साथ ही रिपोर्टर ने उससे सवाल जवाब करने की लाइनें लगा दी। मिस अग्निहोत्री, क्या सच में आपके और कनिका के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, या फिर इन सब के लिए कंपनी ने आपको मजबूर किया है? उद्धरण चिन्ह। मिस अग्निहोत्री, सुनने में आ रहा है कि आपने अपनी मर्जी से ही कनिका को माफ कर दिया है, क्या ये सब सच है? उद्धरण चिन्ह। मिस अग्निहोत्री, अभी कुछ समय पहले ही आपके और कनिका के बीच हुई लड़ाई में काफी नतीजों ने आपको सपोर्ट किया था और अब आप अपनी डिग्निटी को इग्नोर करके कनिका के जैसे घर तोड़ने वाली औरत को माफ कर रही है। क्या आप इन सब के बारे में नेटिजन्स को एक्सप्लेन कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक मुश्किल सवाल ईशानी के सामने आ रहा था और उन सभी का जवाब देना आसान नहीं था। ये वीडियो ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी जिसे काफी सारे नेटिजन लगातार देख रहे थे।
कुछ लोग दो वीडियो को देखने के साथ ही गुस्से में आ गए और ईशानी को गालियां देने लगे। अगर तुमको स्टार नहीं हो तो हेडलाइन में अपना नाम छुपाने के लिए ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। तुम्हें सपोर्ट करते हुए भी अब लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जब तुम्हें तुम्हारे फ़ोन से नहीं छोड़ दिया था तो तुम कनिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और अब तुम उसी से बातचीत कर रही हो। कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। इतने सारे लोगों ने तुम्हारी मदद की थी लेकिन तुमने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे लग रहा है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? उद्धरण चिन्ह। पता नहीं कि तुम क्या चाल चलने की कोशिश कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी इनमें से किसी भी बात को देख या पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि इस वक्त पर इंटरनेट पर खलबली मच गई होगी। लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी उसके चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। सभी रिपोर्टर के सवाल सुनने के बाद ईशानी ने मुस्कुराकर धीरे से उनको जवाब देते हुए कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ईव आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर कंसर्न। मैं कोई बड़ी सुपरस्टार नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ पर सारी बातें क्लियर करने के लिए आई हूँ, खास तौर पर अपने लिए। मैं यहाँ 3 बातें क्लियर करना चाहूँगी। उद्धरण चिन्ह। सबसे पहली बात तो ये कि कनिका और मेरे बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। आई हैव नेवर मेड पीस विद हर। उसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा था, तो मैं एक बार फिर उसे वही करने का मौका नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। दूसरी बात, कनिका ने स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जो कोई भी इस चीज़ को बोलकर मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहा है वह प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं कोई स्टार नहीं हूँ, बल्कि एक रिपोर्टर हूँ। तो अपने खिलाफ झूठी बातें फैलाने पर मैं बिना किसी डर के उन सबके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तीसरी और आखिरी बात, मैं पिछले 2 सालों से स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के लिए काम कर रही हूँ और इस कंपनी में मैंने काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे पिछले 2 सालों की मेहनत को देखते हुए कंपनी मुझे जाने देगी। मेरे पास कनिका का जितनी पावर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अगर आप लोग अपनी आदत से मजबूर होकर मेरी डिग्निटी पर बार बार सवाल उठाएंगे तो मैं हर बार सब कुछ भूलकर आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इसलिए मैं एक आखिरी बार आपसे विनती कर रही हूँ कि मुझे शांति से अपना काम करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के साथ ही ईशानी खड़ी हुई और सबको ग्रीटिंग करके वहां से चली गई। 65 चैप्टर 65। ईशानी के वहां से जाने के बाद सब लोग अपनी जगह पर जम गए थे। उनमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। सभी रिपोर्ट आश्चर्यचकित थे। ईशानी के वहां से जाने के बाद वह सभी अपने होश में वापस आए और वहां शोरगुल शुरू हो गया। इंटरनेट पर एक बार फिर जंग छिड़ गई थी। गॉड, ईशानी ने अभी अभी क्या कहा? क्या वह इस बात की शिकायत कर रही थी कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप उसके साथ गलत कर रहा है? वह कितनी स्ट्रेटफॉरवर्ड है। उद्धरण चिन्ह। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप इतनी गंदी कंपनी निकलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। उस कनिका की जैसी लड़की के लिए ईशानी के जैसे आउटस्टैंडिंग रिपोर्टर को बुली कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम फिक्र मत करो ईशानी, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी कितनी हिम्मत वाली है। यही वह ईशानी है जिसे हम पसंद करते थे और उसका सपोर्ट करते थे। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी हिम्मत के साथ अभी जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद काफ़ी सारे नतीजा ने उसके लिए अपने विचार बदल लिए थे और अब वह लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। आधे घंटे के अंदर ही पूरा सोशल मीडिया ईशानी की खबरों से भर गया था। सिर्फ कुछ ही समय के अंदर स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप की निंदा भरपूर मात्रा में होने लगी। डिग्री 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 डिग्री। अभी ईशानी तुमसे भी कई गुना ज़्यादा चार्मिंग है। उद्धरण चिन्ह। वो पूरी वीडियो देखने के बाद आशीष ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन अगले ही पल उसने थोड़ा चिंतित लहजे में कहा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप ईशानी को इतनी आसानी से जाने देगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान अपने टेबल पर अपने उंगलियां टैप करते हुए कुछ सोचने लगा। क्या तुम अभी भी कुछ नहीं करोगे अभी? उद्धरण चिन्ह। आशीष ने जब देखा कि अभिमान कुछ भी नहीं कर रहा है बल्कि ऐसे ही बैठा हुआ है, तो उसने उससे पूछ लिया। अभियान ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए उससे कहा, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ईशानी ने जरूर पहले से ही कुछ न कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। हम लोग सिर्फ बैठकर इंतजार कर सकते हैं। वह बिना आगे की प्लानिंग के अभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। उद्धरण चिन्ह।
अभिमान ईशानी को काफी अच्छे से समझने लगा था। जैसे ही वह वीडियो ऑनलाइन वायरल होने लगी थी तभी ईशानी ने अपने अगले मूव की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने के तुरंत बाद ईशानी अपने ऑफिस में आ गई थी। उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। अपने ऑफिस में आते ही उसने नंदिनी को कहा, नंदिनी, मुझे जिन चीजों की जरूरत थी क्या तुमने उन्हें तैयार कर दिया है? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी पहले से ही लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ईशानी के सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब मुझे आगे क्या कहना होगा? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने थोड़ा चिंतित लहजे में कहा, तुम गुमनाम तरीके से उन सभी को ऑनलाइन पोस्ट कर दो, लेकिन इन सब के पीछे किसका हाथ है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी करो, मुझे लग रहा है कि कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव जल्दी ही मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी भी इस मामले की गंभीरता को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने अपनी गर्दन हाँ में हिले और जल्दी ही ईशानी के कहे मुताबिक सारा काम करने लगी। करीब 5 मिनट के अंदर ही सभी सोशल साइट्स पर ईशानी को लेकर एक और आर्टिकल फैलने लगा था। उस आर्टिकल में अभी तक ईशानी ने स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के अंदर जो भी अचीवमेंट की है उन सभी के बारे में लिखा हुआ था। अपने पूरे करियर में ईशानी ने काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस किया था। उसका पूरा सफ़र काफ़ी मेहनत भारत और मुश्किलों भरा रहा था। उसने चैरिटी को लेकर काफ़ी सारी खबरें लिखी और उन्हें रिपोर्ट भी किया था, जिसका दुष्परिणाम उसे अकेले ही भुगतना भी पड़ा था। उसी समय पर ईशानी ने स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के लिए काफ़ी सारे ऑनर भी जीते थे। उनमें डोमेस्टिक मीडिया पावर रैंकिंग का अवार्ड भी शामिल था। अब कहीं जाकर सभी नेटिजन को पता चला था कि ईशानी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर नहीं है, बल्कि वो एक काइंड हार्ट रिपोर्टर भी है। वह उन बच्चों पर खास ध्यान देती थी जो किसी न किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। अपने काफ़ी सारे न्यूज़ के अंदर उसने चैरिटेबल पर्सों से अपील की थी कि वह लोग उन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए अपनी चैरिटी मनी बढ़ा दे और उनका ध्यान रखें। उसने कुछ बेघर कुत्ते बिल्लियों को लेकर भी रिपोर्ट किया था, जिसमें वह उम्मीद कर रही थी कि लोग उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करें और उनके साथ कुछ गलत ना करें। यहाँ तक कि उसने अपनी तरफ से भी अनाथ आश्रम के लिए कुछ पैसे दिए थे। लेकिन ईशानी की इन सभी रिपोर्ट में ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं की थी। अधिकतर लोगों की नज़रों में वह अभी भी सिर्फ एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट रिपोर्टर थी। उसके इन सभी कामों के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। अभी भी कुछ नेटिजन्स को लग रहा था कि लोग ईशानी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, इसलिए इस आर्टिकल के पब्लिश होते ही वह सच जानने के लिए इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च करने लगे। लेकिन अंत में जाकर सबको पता चला कि वह रिपोर्ट बिल्कुल सच थी। ईशानी ने ये सब कुछ सिर्फ अपनी इमेज को ठीक करने के लिए नहीं किया था। जो कुछ भी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था वह सब बिल्कुल सच था। और इस आर्टिकल के पोस्ट होने के और इसका सच पता लगाने के बाद लोग स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप को और भी ज़्यादा कोसने लगे। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव बिल्कुल बेवकूफ़ है। ईशानी ने उसे कंपनी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उसके बाद भी वह लोग उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह लोग अपने अच्छे स्टाफ को कभी चेरिश नहीं करते, लेकिन वही एक बकवास एक्ट्रेस को सपोर्ट करने के लिए न जाने क्या क्या कर सकते हैं। मुझे आज समझ आ रहा है कि अभी तक स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप कभी फर्स्ट रेट एंटरटेनमेंट ग्रुप पर क्यों नहीं पहुंच पाया। उद्धरण चिन्ह। मैं राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप से विनती करती हूं कि वह ईशानी को इन सब से बचा ले। ईशानी जैसे अच्छे रिपोर्टर का स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम करना उसके टैलेंट को वेस्ट करने के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप हर तरीके से कनिका की मदद कर रहा है, लेकिन उनके पीछे का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतनी बकवास एक्टिंग करने का करती है, उसे वजह से वह कभी पॉपुलर हो ही नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। मेरे हिसाब से स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप को अब ईशानी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इसी तरीके की काफ़ी सारे खबरें सोशल मीडिया पर भर भर के आ रही थी और अब ईशानी की वजह से स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप पर मुश्किल में आ गया था। अभी कुछ देर पहले ईशानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव्स काफ़ी गुस्से में थे और उन सभी ने फैसला किया था कि वह अभी उसे सजा देने के रूप में उसे उसकी जॉब से फायर कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने सारे नेटिजन उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तो वह ऐसा करने में हेसिटेट होने लगे। इस पूरे मामले में गलती से पर सिर्फ स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप की थी। शुरुआत से लेकर अंत तक ईशानी ने कभी भी कंपनी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन जब बात करने का कि मदद करने की आई, तो कंपनी ने मिलकर ईशानी को डोमिनेट करने की कोशिश की। वह सभी सिर्फ अपनी मांगें पूरी करने के लिए ईशानी को प्रेशराइज कर रहे थे। कनिका की मदद करने के लिए वह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे।
पहले तो ईशानी इन सब चीज़ों के लिए मान गई थी, लेकिन जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो ईशानी के पास अब लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। इस वक्त सीनियर एग्जीक्यूटिव को ईशानी को फायर करने के लिए कोई भी वजह नहीं मिल रही थी। इसके अलावा पूरी की पूरी पब्लिक ईशानी के साथ खड़ी थी, तो अगर उन्होंने इस वक्त ईशानी को फायर कर दिया तो यह आग शांत होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी यह सब बातें चल रही थी तभी राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप, जो कभी भी किसी भी तरीके की गॉसिप न्यूज़ में इंटरफेयर नहीं करता था, उसने अचानक ही ट्विटर पर एक अनाउंसमेंट पोस्ट कर दी। एक अच्छी कंपनी हमेशा अपने अच्छे एम्प्लॉयज को बेहतर तरीके से ट्रीट करती है। किसी भी कंपनी की नींव उसके एम्प्लॉयज होते हैं और कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और उसे सफल करने में सबसे बड़ा रोल उसके एम्प्लॉय प्ले करते हैं। और स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के दरवाजे हमेशा ऐसे टैलेंट के लिए खुले हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी अनाउंसमेंट के और में राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप ने डायरेक्टली ईशानी की आईडी वहां पर मेंशन कर दी थी, जिसका मतलब साफ था कि वह ईशानी को ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रहे थे। अब तो इंटरनेट पर बिल्कुल हाहाकार ही मच गया था। सब लोग जानते थे कि राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के अंदर जाने का मौका मिलना कितना मुश्किल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चाहे वह कोई स्टार हो या कोई वैसा ही स्टाफ मेंबर, राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में जॉब करने के लिए इंसान को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन इस वक्त राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप ने ऑफिशियली ईशानी को ऑफर दे दिया था, जिसका साफ मतलब ये था कि वह शादी के बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं। अचानक ही सभी लोगों को स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप की बेवकूफ़ी पर हंसी आने लगी थी। अब जब इस मामले में राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप ने भी हस्तक्षेप कर दिया था, तो अचानक ही काफ़ी सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव को पिछले 2 सालों में ईशानी का कंपनी के लिए कंट्रीब्यूशन नजर आने लगा। ईशानी ने पिछले 2 सालों में कंपनी के लिए इतना किया था जितना कि किसी पुराने एम्प्लॉय ने भी नहीं किया था। जो काम कुछ लोग पिछले 7-8 सालों में भी नहीं कर पाए, वह ईशानी ने 2 सालों में ही कर दिखाया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी वह लोग लगातार ईशानी को परेशान करने की कोशिश किए जा रहे थे। एक तरफ जहां कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव लगातार पब्लिक रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईशानी बिल्कुल शांति से अपनी चेयर पर बैठ गई थी। वह बैठकर नंदिनी के साथ आराम से खाना खा रही थी और अपनी एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। नंदिनी ने समादर की भावना के साथ ईशानी की तरफ देखते हुए उससे कहा, ईशानी, अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो अगर तुम कोई लड़का होती तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लेती। अगर मैं मर भी जाती तो भी मैं तुमसे शादी करना पसंद करती। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी हंसी लगी। अपने जीवन साथी को लेकर मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे शादी करना पसंद करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल लेती। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने ईशानी की तरफ आंख मारी और मुस्कुरा कर बोली। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी ने उससे कहा, नहीं, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाती। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रह सकती थी ना। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के चेहरे के भाव काफी फनी हो गए थे, लेकिन अचानक ही उसने टॉपिक बदलते हुए उसे कहा, क्या तुम सच में यहाँ से रिजाइन करके राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हो? वैसे सच तो यही है कि तुम्हारे लिए राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम करना ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें इस कंपनी से कुछ भी नहीं मिला है। अगर तुम राजवंश एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लेती हो तो कोई भी तुम्हें बोली करने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे बैककर खुद मिस्टर राजवंश होगे। और हो सकता है कि शायद तुम्हारे साथ साथ मुझे भी राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। मुझे आज तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को ये बात काफी मजेदार लग रही थी, लेकिन फिर उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए उसे कहा, हो सकता है कि मैं राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप का भविष्य में ज्वाइन कर लो, लेकिन अभी उसके लिए सही समय नहीं है। मैं जानती हूँ कि राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के द्वारा पोस्ट की गई अनाउंसमेंट अभिमान ने मेरी मदद करने के लिए ही कराई है, लेकिन वहां जाने से पहले मुझे अभी और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं किस हद तक चीज़ें बर्दाश्त कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू सी वेयर माई लिमिट्स लाई। उद्धरण चिन्ह।